कि हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलना शुरू करें और उनको अवगत करवाएं कि किस तरीके से माहौल बदल रहा है, क्या भाजपा की नीतियां रही हैं और क्या लोकदल की नीतियां हैं। मैनिफेस्टो तो अभी आएगा, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, अभी उस पर बात काम चल रहा है, मैनिफेस्टो भी आएगा जैन जी का। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो हम सबको दिखाई दे कि मोदी सरकार में क्या क्या हमें वादे हुए थे, किस नीतियों की वजह से हम या हमारे युवा भाई तरफ गए थे और उनको वहां क्या मिला। ये हालात इतने बुरे हैं कि जब हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छाई ढूंढे सरकार में, तो हमें मिलती है। हमें बेवकूफ बनाया गया ये कहकर कि हमें 2 करोड़ नौकरियां हर साल, युवा इसी भरम में बीजेपी में चले। बातें हुई कि 15-15 लाख रुपए आप लोगों के हर व्यक्ति के अकाउंट में, हम सबने सुना ये। मोदी जी ने ये मंच पे खड़े होकर कहा था 2014 में आने के बाद, जब उन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे। रिकॉर्डेड है, अब चाहे अमित शाह खड़े होकर कह दे कि नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, पर वो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन के कैंपेन में बोला था कि कितना काला धन बाहर पड़ा है और सब वापस लाऊंगा और हर भारतीय अकाउंट में 15-15 लाख रुपए। तो हमारे यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल दिमाग लगाना शुरू कर दिया। मेरे घर में 5 आदमी है, 15-15 मेरे को 75 लाख आ गए, किसी ने कहा मेरे 6 ने तो पूरे 1 करोड़ हो गए। तो सबने जुगाड़ लगाने शुरू कर दिए। युवाओं ने सोचते हुए 15 लाख रुपए आ जाएंगे या 75 लाख रुपए आ जाएंगे, ये वाली गाड़ी खरीदेंगे, इधर एडमिशन लेंगे, ये कपड़े खरीदेंगे, ऐसी जीन्स पहनेंगे, ऐसे जूते पहनेंगे। और आया क्या? हवा। हमसे अकाउंट खुलवा दिए, हमसे कहा सब्सिडी आएंगी। क्या हुआ? अब गरीब नहीं रहा, सारी सब्सिडी बंद कर दी गई। क्या हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहा जिसको सब्सिडी हो? उन गरीबों से अकाउंट खुलवा दिए और जहां पे आप उनके पास बैंक से कॉल आते हैं, भाई साहब आपके पास मिनिमम बैलेंस नहीं है, आप उसके पैसे जमा कर दो, वरना जब भी आप कुछ उसमें डालेंगे वो हम काट लेंगे। अब गरीब आदमी क्या करे? वो मिनिमम बैलेंस 200 रुपए का है अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में। अगर हमारे गरीब भाई बहनों के पास जो मजदूरी करता है उसके पास मुफ्त के 200 रुपए पड़े होते तो अपना पेट ना भर देना पड़ेगा। किसी के बारे में नहीं सोचे। यही बात अडानी अंबानी, पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है उनका, ये सारा छूटता ही नहीं। जो काम हो रहा है वो उनके लिए। आपने कहा मेड इन इंडिया, हम आर्मी के लिए नए हथियार बनाएंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने किससे दिया? अनिल अंबानी। अब अनिल अंबानी टेलीफोन बनाने वाला आदमी, कपड़े बनाने वाला आदमी अपना हथियार बनाएगा? जो आपके पास विमान बनाने की सरकारी कंपनी थी HAL, उसे आपने बंद कर दी। आप बेचने लगे जितनी भी आपकी सरकारी कंपनियां थी। फिर आप वादा करते हो कि मैं आपको नौकरियां दूंगा। नौकरी कैसे दोगे जब सरकारी बंद हो जाएंगी? प्राइवेट में तो नहीं मिल रही, प्राइवेट में कोई मतलब ही नहीं। जो हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हैं, जिन्हें अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं मिलता, किसी को उसकी फीस नहीं दे पाते, उनका बच्चे को क्या अधिकार नहीं है नौकरी करने का? उससे तो कहते हैं प्राइवेट वाला तो अंग्रेजी बोलता हुआ चाहिए, उसे तो कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ आदमी चाहिए, उसको नहीं चाहिए हिंदी में पढ़ता हुआ। ये तो सरकारी कंपनी थी जहां पर हिंदी से पढ़ो या अंग्रेजी से पढ़ो, आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिल जाती है। वो काबिलियत तो आपने हटा दी। अब अंबानी को कंपनी में नौकरी कौन करेगा? वही करेगा जो अंबानी को जानता होगा। तो सारे उद्योगपति एक दूसरे के बच्चों को इधर उधर नौकरी में लगा लेंगे, या जिनके पास ताल्लुकात होंगे, जो बड़े घर के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनके बच्चे कर लेंगे। हमारा गरीब लड़का कहां जाएगा? ये किसी बात नहीं। फिर आप कहते हो स्कूल डिजिटल इंडिया कर दिया हमने, कोरोना आया स्कूल बंद कर दिया। मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, अगर हमारे पास अच्छा पैसा होता, क्या हम अपने बच्चों को दिल्ली या मेरे पढ़ने ना भेजते? हम इस विद्यालय में क्यों पढ़ाते जहां पर फंडिंग ही नहीं आती? क्या टीचर कम है? अगर जरूरत है 5 टीचरों की तो मुश्किल से 2 है। जहाँ पे बेंचेस नहीं है, बारिश में ऊपर से छत टपक रही है, क्योंकि अभी तक पैसा कभी आया ही नहीं है कि स्कूल की मरम्मत हो सके। हम क्यों पढ़ाते? लेकिन आप कह रहे नहीं, उन्हें वहां पढ़ाओ और ऑनलाइन क्लासेस करवाओ। जब गरीब आदमी के पास 50 रुपए 100 रुपए तो है नहीं देने के, खींच के फोटो, हाँ वो कहां से वो कंप्यूटर लाएगा? 10,000 का मोबाइल कैसे लाएगा? मोबाइल कहां से लाएगा? मां अनपढ़, बाप अनपढ़, वो कौन
को कैसे इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन क्लासेस करनी है। आपने तो मजाक बना लिया। और सच में तो ये देखा जाए भाजपा ने बैठकर हम गरीबों का मजाक उड़ा। आप इस गरीब को खुद सोचो, ये तो वो वाली बात हो गई, एक गरीब आदमी जो 10 दिनों से भूखा हो, 5 दिनों से भूखा हो, मुश्किल से एक रोटी भी ना मिल रही हो ठीक से, उससे कह दो आज मेरी तरफ से तू दिल्ली के 5 स्टार होटल में खाना खाने चलता है। उसके पास एक की रोटी है नहीं, वो दिल्ली जाएगा, उसे घुसने कौन देगा 5 स्टार होटल में? उसको वहां पे खाना खाते कैसे, वो कौन बताएगा? और आपने कह रहे मैंने घोषणा कर दी 3-5 की जगह हमसे कह तो दिया कि आप डिजिटल इंडिया में चले जाओ, लेकिन वो डिजिटल इंडिया होने के लिए जो हमें हमारे पास पैसे होने चाहिए वो हमें चाहिए। कोरोना काल में आपने 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट करा फाइनेंस मिनिस्टर ने, 20,000 करोड़। कहां है वो 20,000 करोड़? किसको मिले वो 20,000 करोड़? फिर खबर आती है जैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1,150 करोड़ का लोन माफ कर दिया। अब सब सुन रही है जैन लिमिटेड कौन सी कंपनी है, किसकी है, फिर पता चलता है वो अमित शाह के बेटे, उसका 1,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। क्यों? उसने हिंदुस्तान के लिए ऐसा क्या किया कि जो हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा आपने माफ कर दिया? अगर माफी करना था तो उनके लोन की माफी नहीं करते जो शहीद हो जाते हैं सरहद में, उनका तो लोन आज तक किसी ने माफ नहीं करा। जो हमारे लड़के हैं जो सेना में है वहां शहीद हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर बनाने के लिए या अपनी बहन की शादी के लिए लोन ले रखा है, उसको कोई माफ नहीं करता। ये दोगलापन है। और फिर जब इलेक्शन आए एक ही बात कर लो, हिंदू मुस्लिम, एक ये खड़े हो जाते हैं योगी जी, अमित शाह, हिंदू खतरे में, 80% हिंदू है मुल्क में, वो खतरे में। फिर एक ओवैसी आ जाता है कहीं से, वो कहता है मुसलमान खतरे में। अबे तेरा कौन खतरा तय कर लो पहले, 20% वाला खतरे में या 80% वाला खतरे में? मेरा तो मानना यह है हिंदुस्तान खतरे में जब तक ये सरकार रहेगी। क्योंकि जब आदमी शहीद होने जाता है ना सरहद में, तो वो मरते दम तक एक ही ख्वाहिश करता है कि मेरा शव जो है वो तिरंगे में वापस आए। वो ये नहीं कहता कि मेरे नाम पे मुसलमान लिखा जाए या हिंदू लिखा जाए, वो तिरंगे में अपनी शान मानता है। हमारी शान तिरंगे में है, और अगर यही पार्टी वापस आ गई तो ये तिरंगे का भी आधे आधे कर देंगे, कह देंगे हरा वाला तो दे दो मुसलमानों को और लाल वाला दे दो हिंदुओं को, ये बांट देंगे। काफी हद तक बांट चुके, पर अब बात वही है वापस आ जाए। अगर अब वापस नहीं आए तो कुछ नहीं, 5 साल और बर्बाद होंगे, युवा और जो जिनको नौकरी नहीं मिली वो बेरोजगार तो हो ही जाएंगे, जो 5 साल में और युवा जो जुड़ेंगे वो और। ये सरकार खुद खड़े होकर कहती है कि 14% हमारे यहाँ पे पिछले सरकार से 14% ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। सरकार खुद मान रही में दे रहा। तो आप किस तरह से कह दो कि दूनी हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है? योगी जी अभी आए, कुछ बोल के चले गए कि गन्ने का किसी को कोई भुगतान का मसला नहीं है, सब पूरा कर दिया गया है। कितना झूठ बोलोगे? किसको दे दिया वो भुगतान? किसान के पास तो आया नहीं। अपनी जेब को देने को अगर आप कहते हैं तो हाँ, आप लोगों ने बहुत तरक्की कर दी, क्योंकि अच्छे दिन किसके आने थे ये किसी ने नहीं बोला। उन्हें ये कहता अच्छे दिन आ जाएंगे, पर आज हमें समझ में आ रहा है ये मोदी जी के अच्छे दिन की बात हो रही थी। हम तो फालतू में बेवकूफ बन रहे थे और कह रहे थे शायद हमारे आने वाले, हमारे तो ना आए ना इन सरकार के साथ आ। लेकिन अगर हमने बदल दी सरकार, हम जैन जी को वापस लाए, हम चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी की जो नीतियां थी, उनकी जो मेहनत थी, अगर उसे वापस लिया है तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि अच्छे दिन वापस आ जाए। अध्यक्ष जी की इस पे बहुत मेहनत रही। आपने जिला पंचायत से कह सकते हैं शेर के मुंह से छीन, उन्हें बता दिया अगर तुम ज्यादा शेर बन रहे तो बब्बर शेर आना। हम बैठे हैं और ये अकेले नहीं कर सकते, ये कप्तान जरूर है टीम के, इनके आदेश में सारा काम हुआ, लेकिन सारी मेहनत जो थी वो आप जनता की थी। जो 3 तारीख को वहां पे 30-40 हजार आदमी खड़ा था, वो सब आपकी थी। डीएम का, एडीएम, एसपी, कोई भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं रही कि बाहर आकर चू भी कर दे। सोच इन्हीं के आदेश आए थे हम पे कि पब्लिक इकट्ठी करो, लेकिन हमने भी नहीं सोचा था 2 दिन में इकट्ठी कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग भी इससे दिखता है कि आप परेशान हो। आज भी आप वहां पे ढूंढ रहे अपने चौधरी को,
लेकिन हमें जीसीबी तो रखी नहीं है, जेएनजी है। और जेएनजी चरण सिंह जी की नीतियों में चलने वाले बिल्कुल सिद्धांत पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखी हुई है, बाहर विदेश में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, सब कुछ जानते हैं। हमें ऐसा ही तो आदमी चाहिए जो पुरानी तहजीब और नई टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के चले और जेएनजी से बेहतर मुझे नहीं लगता इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। वापस घर आ जाए जो थोड़े से भटक गए थे और जो घर में है वो घर से निकल के और परिवार बड़ा करें और जेएनजी को इस बार हम मुख्यमंत्री